साथियों, मैं अरविंद कुमार शर्मा लेखा प्रणाली से संबंधित एक और पहलू को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन में जो लेखा पुस्तकें इस्तेमाल की जाती हैं वो कैश बुक, कैश रसीद और कैश वाउचर फाइल। जब कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो जब कैश रिसीट की बात करते हैं तो कैश रिसीट को हम कैश रिसीट बुक में दर्ज करते हैं और कैश रिसीट बुक की समस्त प्रविष्टियां कैश बुक में ले जाते हैं। इसी प्रकार से हमने पहले देखा कि कैश ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट वाला हिस्सा होता है वो कैश वाउचर फाइल या कैश वाउचर के माध्यम से प्रोसेस होता है और कैश वाउचर फाइल से उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लेकर के जाते हैं। तो साथियों, इस प्रक्रिया में कौन कौन सी सावधानियां रखने की आवश्यकता है, इन पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, कैश रसीद बुक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कैश रसीद बुक कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्राइमरी पुस्तक है। कैश रसीद बुक के संबंध में परिपत्रांक C 241 लेखा रिमेट 1971-72 दिनांक 17/5/72 का परिपत्र है, जो कि सबसे पहला परिपत्र है। इस संबंध में नियम बताए गए हैं। इसके अलावा बाद में अनेक अन्य परिपत्रों के माध्यम से, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इस संबंध में कैश, कैश रसीद और कैश संबंधी लेखा पुस्तकों के रखरखाव संबंधी निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर कैश रसीद बुक का फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है। कैश रसीद बुक को जारी करते समय या कैश रसीद बुक को जारी जब भी निर्गमित किया जाता है तो उसका स्टेशनरी इन स्टॉक रजिस्टर में अंकन अवश्य किया जाना चाहिए। वस्तुतः साथियों, बैंक की शाखा और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोग हेतु कैश रसीद मुख्यालय लखनऊ द्वारा छपवाकर उपलब्ध कराई जाती है। कैश रसीद छपवाने का अधिकार शाखा या जिला या क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किसी को प्रदान नहीं किया गया है। कैश रसीद बुक केवल और केवल प्रधान कार्यालय पर छपवाई जाती है। यहीं से शाखा, जिला और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती है। जो भी रसीद बुकें मुख्यालय से शाखा, जिला और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती हैं, उनका स्पष्ट अंकन प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा स्टेशनरी इन स्टॉक रजिस्टर में तत्काल करना चाहिए और आंकिक अथवा आंकिक की अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठ सहायक शाखा अंकित हो, उसकी सुरक्षा में इन रसीद बुकों को रखा जाना चाहिए। इन सारी रसीद बुकों का रसीद प्राप्ति एवं निर्गमन पंजिका बनाकर क्रमानुसार प्रविष्टि कर ली जानी चाहिए। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रसीद बुक प्रयुक्त की जाए, उसके प्रयोग की समयावधि का भी पूर्ण विवरण उसी रजिस्टर में दर्ज किया जाए और इसका सत्यापन शाखा प्रबंधक से अवश्य कराया जाए। साथियों, जब भी रसीद बुक हम प्राप्त करते हैं और इसके बाद रसीद की प्राप्ति निर्गमन पंजिका में प्रविष्टि कर लेते हैं, इसके बाद जब भी कोई रसीद कैशियर को जारी की जाती है कि कैशियर उस पर रसीद काटना शुरू करे, तो सबसे पहले संयुक्त हस्ताक्षर से रसीद पर एक प्रमाण पत्र का अंकन करना आवश्यक होता है। ये आवश्यक होता है कि रसीद को जब भी कोई रसीद आरंभ की जाए, आरंभ करने के पूर्व उस रसीद को गिन लिया जाए कि उसमें 100 रसीद डुप्लीकेट में उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र कैश रसीद बुक के कवर पेज पर बैक साइड में, फर्स्ट कवर पर बैक साइड में अंकित किया जाता है
ये प्रमाण पत्र इस प्रकार का होता है, सर्टिफाइड दैट दिस रसीद बुक कंटेन्स 100 रसीद इन डुप्लीकेट, या फिर प्रमाणित किया जाता है कि यह रसीद बुक 100 रसीद बुक 2 प्रतियों में धारित करती है। इस प्रमाण पत्र पर कैशियर और ब्रांच मैनेजर के संयुक्त हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र अंकित करने के बाद ही कैश रसीद बुक का जारी करना आरंभ किया जाना चाहिए। साथियों, कैश रसीद बुक जब हम आरंभ करते हैं तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैश रसीद जब भी किसी को जारी की जाए तो संयुक्त हस्ताक्षर से ही कैश रसीद बुक का निर्गमन किया जाना चाहिए। कैश रसीद बुक अनिवार्य रूप से कैशियर तथा शाखा अंकित के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जारी की जाए। अगर किसी शाखा में शाखा अंकित कार्यरत ना हो तो वहां शाखा में जो सबसे वरिष्ठ सहायक शाखा अंकित होगा उसके संयुक्त हस्ताक्षर से रसीद बुक बारोवर्स को या अन्य किसी को जिसको भी रसीद बुक जारी की जा रही है उसको जारी की जाए। साथियों, इस संबंध में एक चीज ये भी उल्लेख करने वाली बात है कि ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं विगत वर्षों में कि पता चल रहा है कि उसी कैशियर ने रसीद जारी की है और उसी कैशियर ने ऋण खाते में प्रविष्टि कर दी है, जबकि स्पष्ट नियम यह है कि जिस शाखा के जिस कैशियर द्वारा रसीद निर्गत की गई है तो उसके द्वारा ऋण खाते में प्रविष्टि न की जाए। कैशियर से भिन्न व्यक्ति ही लोन लेजर में धन प्राप्ति की प्रविष्टियां करे और इसके प्रमाण स्वरूप अपने हस्ताक्षर लोन लेजर पर करते हुए अपने नाम और पदनाम की मुहर भी अवश्य लगाए। साथियों, रसीद बुक को जारी करते समय ये आवश्यक है कि जिस मद में रसीद काटी जाए उस मद के सम्मुख ही संबंधित धनराशि को अंकित किया जाए। यदि कोई मद रसीद पर नहीं छपा है तो रसीद के अंतिम भाग में खाली स्थान में मद का स्पष्ट उल्लेख करते हुए धनराशि दर्शाई जाए। रसीद पर कई मदों को जोड़कर एक साथ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जो भी रसीद में मदें उल्लिखित हैं उसके अंतर्गत ही धनराशि को दर्शाया जाए। इस संबंध में साथियों एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि वसूली की धनराशि को सन्ड्री एडवांस में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। साथियों, एक बात जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि रसीद अवश्य हमेशा ही संयुक्त हस्ताक्षर से ही निर्गत की जाए। कभी भी सिंगल हस्ताक्षर से रसीद को निर्गत नहीं करना चाहिए और साथियों जमाकर्ता के भी हस्ताक्षर रसीद पर अवश्य ही प्राप्त कर लिए जाने चाहिए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रसीद को जारी करते समय डबल साइडेड कार्बन का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। बिना डबल साइडेड कार्बन लगाए हुए कोई भी रसीद जारी नहीं की जाए। डबल साइडेड कार्बन लगाने से ये लाभ है कि रसीद में किसी प्रकार की हेरफेर की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। साथियों, जब हम रसीद जारी कर लेते हैं तो अगला कदम होता है रसीद की प्रविष्टियों को कैश बुक में दर्ज किया जाए। कैश बुक में दर्ज करते समय कुछ बातें जो खास तौर से ध्यान में रखी जानी चाहिए वो ये है कि मुख्यालय द्वारा भेजी गई कैश बुक में ही सभी नगद लेन देनों की प्रविष्टियां की जाएं। कैश बुक जब भी आप देखेंगे तो कैश बुक में आय व्यय दो पक्ष होते हैं। बाईं ओर का पक्ष वो आय पक्ष होता है जबकि दाहिनी ओर का पक्ष व्यय पक्ष होता है। तो जब भी आप प्रविष्टियां करें तो ये हमें ध्यान रखना है कि आय और व्यय पक्ष में प्रविष्टियां की जाएं। समस्त नगद लेन देन की लेखा प्रविष्टि कैश बुक में अवश्य ही की जाएगी। आपने पहले देखा कि समस्त लेन देन या तो कैश रसीद के माध्यम से होता है, कैश रसीद के माध्यम से जो हम रिसीव करते हैं, और जो पेमेंट करते हैं वो वाउचर के माध्यम से करते हैं, कैश पेमेंट वाउचर के माध्यम से।
तो समस्त लेन देन की प्रविष्टियां अवश्य ही कैश बुक में दर्ज जरूर ही की जानी चाहिए। ये कैशियर का उत्तरदायित्व है कि समस्त लेन देन की प्रविष्टियां नियमानुसार कैश बुक में करते हुए कैश बुक को पूर्ण करें। ये कार्य दैनिक आधार पर किया जाना आवश्यक है। कैश बुक में आय पक्ष और व्यय पक्ष के लिए पृथक पृथक पृष्ठ होता है। इस संबंध में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आय पक्ष के लिए बायां पृष्ठ और व्यय पक्ष के लिए दाहिना पृष्ठ। साथियों, प्रत्येक दिवस आय पक्ष और व्यय पक्ष की गणना करते हुए आय में से व्यय को घटाते हुए अंतिम अवशेष निकाला जाता है, जिसे अंतिम अवशेष या क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। गत दिवस के क्लोजिंग बैलेंस को अगले दिन के ओपनिंग बैलेंस के रूप में अग्रनीत किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। यानी मान लीजिए कि 1 मई का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपए है, तो 2 मई का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए से स्टार्ट होगा। साथियों, कैश रसीद की प्रविष्टियां बाएं पक्ष में की जाती हैं, जबकि पेमेंट वाउचर की प्रविष्टियां दाएं पक्ष में की जाती हैं। ये आप देख सकते हैं। कैश बुक में मदवार प्रविष्टियों का नियम है। आय पक्ष की मद आपको छपी हुई मिलेंगी, व्यय पक्ष की मद छपी हुई मिलेंगी। संबंधित मदों में ही प्रविष्टियां की जाएं। साथियों, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कैश बुक में प्रविष्टियां की गई हैं, उनका दैनिक सत्यापन अवश्य कराया जाए। कैशियर का यह उत्तरदायित्व है कि वो प्रतिदिन नियमानुसार कैश बुक पूर्ण कर अंतिम अवशेष पर हस्ताक्षर करे और अंतिम अवशेष का सत्यापन आंकिक अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ सहायक शाखा आंकिक से कराकर प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक जैसी भी स्थिति हो से अवलोकित कराए और सत्यापित कराए। तो साथियों, इस प्रकार से कैश बुक की प्रविष्टियां हमने देखी। आगे की हम लोग जो वीडियोस होंगी उसमें और भी लेखा से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित मामलों में जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो आप उस संबंध में व्यक्तिगत संपर्क करके या हमारे YouTube चैनल पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।